हेलो बच्चों, अभी जैसा कि हमने इसके पहले आपको बताया था संविधान सभा के बारे में कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान सभा में कौन कौन से लोग शामिल हुए थे, है ना। तो कौन कौन से लोग शामिल हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, टी.के. ब्रह्मचारी, है ना, अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू। तो विभिन्न जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के मुख्य लोग हैं जो हमारे संविधान को बनाने में, क्योंकि हमारा संविधान बनाना कोई आसान काम नहीं था, इतने बड़े भारत देश का संविधान जो बनाया गया। और फिर उसमें जो संविधान बनाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि हमने पहले पढ़ चुके हैं। और जो अलग अलग, चूँकि बहुत बड़ा संविधान था तो उनके अलग अलग प्रारूप बनाए गए थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो हमने अब संविधान सभा के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं, मतलब हमारे संविधान में क्या क्या विशेषताएं थी। अब चूंकि भारत का जो संविधान था ना, वो लिखित संविधान था। इसमें इंग्लैंड का देश ऐसा, उसका संविधान लिखित नहीं है, कई देशों के लिखित है, लेकिन हमारे देश का संविधान लिखित है। मतलब एक प्रूफ है उसका कि ये लिखित है हमारे देश का संविधान, इसको ऐसे ही कोई चेंज नहीं कर सकता है ना। हमारे देश का संविधान लिखित और विस्तृत, मतलब कि बहुत ही बड़ा है हमारा संविधान। और भारत का संविधान लिखित और निर्मित संविधान है, जिसका निर्माण विधिवत गठन संविधान सभा के द्वारा किया गया। भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। भारत के वर्तमान संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं तथा यह 22 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में ये हमारा संविधान विभाजित, मतलब कि यहाँ पे हमारे देश में 22 जो भाषा है उनको मान्यता दी गई, अनेक भाषाएं जो कि भारत में बोली जाती है। इसके बाद क्या है हमारा जो संविधान, दूसरी विशेषता क्या है? कठोर एवं लचीलेपन का। मतलब हमारा संविधान बहुत कठोर भी है और उतना ही लचीला भी है। लचीलापन मतलब कि समय के साथ साथ यदि कुछ परिवर्तन होता है, कुछ गतिविधियाँ ऐसी हो जाती हैं जो चेंज करना आवश्यक हो जाती है, जैसे कि 3 तलाक का निर्णय था जो कि बहुत गलत था, एकदम से बोल देने पर तलाक हो जाना। तो ये कुछ जो संविधान में जो कुछ नियम बनाए गए, जैसे अनुच्छेद 30 को जम्मू कश्मीर को मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, पहले अलग प्रदेश था। तो कुछ जो देश के हित के लिए जब कुछ चीज़ ऐसी होती है ना, तो संविधान सभा द्वारा उसको चेंज भी किया जाता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? लचीलापन, है ना। तो हमारा संविधान क्या है? कठोर भी है और लचीलेपन का भी सम्मिश्रण है। अब तीसरा आ जाते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। संपूर्ण प्रभुत्व मतलब कि हमारा जो संविधान है उसमें भारत देश में क्या पूरा मतलब प्रभुत्व जो है उसका है। मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई विदेशी व्यक्ति जो है इसमें क्या कर सकता है? कोई विदेशी व्यक्ति हमारे देश में आक्रमण मतलब उसको घेर नहीं सकता, हमारी जमीन को हमसे छीन नहीं सकता। मतलब पूरा प्रभुत्व जो है वो भारत का है, मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य ये है ना। अब इसके बाद आ जाते हैं संसदीय शासन प्रणाली। इस हमारे देश में कौन सी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली। मतलब कि भारतीय संविधान देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इस शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका होती है कि वास्तविक शक्तियाँ मंत्री परिषद में निहित होती हैं। अर्थात जो राष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? नाम मात्र का शासक होता है। मंत्री जो होते हैं वो सभी जो निर्णय लेते हैं, जो कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं? अनेक जो अपने कार्यों का बंटवारा किसको करते हैं? वो मंत्रियों को करते हैं। और राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का शासक होता है। और जो सांसद जो हैं, जो मंत्री जो नियुक्त किए जाते हैं मतलब प्रधानमंत्री द्वारा, तो मंत्रियों को वो कार्य का बंटवारा करते हैं। और वो समय में यदि कोई व्यक्ति सही काम, कोई मंत्री यदि सही कार्य नहीं कर रहा है तो वो उसको उस पद से वो छीन भी सकते हैं। तो ये हमारे देश में अर्थात जो संसद जो मंत्री बनते हैं अर्थात संसदीय शासन प्रणाली लागू है हमारे देश में। अब पांचवा है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक से तात्पर्य क्या होता है? संघात्मक मतलब हमारा देश अनेक संघों में, मतलब भारत में जो प्रधानमंत्री जो होते हैं तो अनेक जो राज्य हैं उनको अलग अलग संघों में डिवाइड कर दिया। मतलब उनको उनके अधिकार, हर राज्य को उनके अधिकार दे दिए गए हैं। इसके लिए वहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री उस राज्य की अनेक समस्याएं जो होती, क्योंकि एक ही व्यक्ति बैठ के पूरे देश का निर्णय नहीं कर सकता, पूरे देश की समस्याओं को समझ नहीं सकता, देख नहीं सकता, इसलिए अलग अलग संघों का निर्माण किया गया है। तो अलग जो संघात्मक हमारे यहाँ में शासन व्यवस्था लागू की गई है। अर्थात जो हर संघ का जो एक मुख्यमंत्री होता है उस राज्य का, वो उस राज्य की समस्याओं को हल करता है ना।
तो इसको कहते हैं कि संघात्मक शासन व्यवस्था। अब है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, अर्थात उसको ये अधिकार है कि वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, चाहे प्रधानमंत्री, यदि किसी ने कोई भी गलत कार्य किया है, यदि किसी से कोई गलती हुई है, तो उसको वही दंड दिया जाएगा जो कि एक साधारण व्यक्ति को दंड दिया जाता है। अर्थात न्याय के मामले में हमारे यहाँ सभी को समान दंड देने का अधिकार है। चाहे वो यदि समान अपराध किया है तो उसको समान दंड मिलेगा, चाहे वो राजा हो या फिर कोई सामान्य गरीब व्यक्ति हो। अर्थात हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, मतलब अपना निर्णय देने के लिए निष्पक्ष, मतलब वो किसी के पक्ष में कभी फेवर नहीं करेगी, मतलब वो निष्पक्ष है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो सब व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करेगी और कानून की नज़र में उनकी दृष्टि से सभी लोग एक होते हैं। अब नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार व कर्तव्य, मतलब संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं 6, 7, 8 में मौलिक अधिकार 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार, पंथ निरपेक्षता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार, मतलब संविधान के अंतर्गत जो नियम बनाए गए हैं उसका हमको पालन करना है। समानता का अधिकार, मतलब कोई भी व्यक्ति है वह कानूनी दृष्टि से सभी कोई एक समान है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, मतलब कानून की दृष्टि से वह उसको समान अधिकार दिया गया है। और स्वतंत्रता, मतलब उसको हर चीज़ की स्वतंत्रता दी गई है, चाहे वह व्यापार करते, चाहे वह नौकरी करे, चाहे वो भारत में किसी भी जगह पे जाके वो निवास कर सकता है, उसको पूरी स्वतंत्रता दी गई। चाहे वो एक संगठन बनाए, संघ बनाए, उसको पूरी स्वतंत्रता है। भाषण अभिव्यक्ति देने का उसको अधिकार है। उसी प्रकार हमारे यहाँ जो विशेषता के अंतर्गत 11 मूल कर्तव्य भी है हमारे यहाँ। तो जैसे कि हमको प्रकृति से जो चीज़ें मिली हुई हैं उनका हमको संरक्षण करना है, पेड़ को काटना नहीं है, पेड़ लगाना है। सार्वजनिक जगह जो है उसको क्षति नहीं है, मतलब गड्ढे, सड़कों में गड्ढे नहीं करना है, बस ट्रेन इत्यादि, एरोप्लेन इत्यादि को क्षति नहीं पहुँचाना है, और पानी का संरक्षण करना है, पेड़ लगाना है, और राष्ट्रगान के समय राष्ट्रगान का झंडे का हमको सम्मान करना है। पेड़ और क्या बोलते हैं, राष्ट्रगान के समय हमारा ध्यान देश की तरफ होना चाहिए, है ना, झंडे का हमको सम्मान करना है। और जो राष्ट्रीय पक्षी हैं, राष्ट्रीय चिन्ह है, जो वो सभी व्यक्ति के लिए समान है। राष्ट्रीय जो त्यौहार होते हैं वो हर धर्म, हर वर्ग का व्यक्ति जो है उसके लिए समान है। और है कुछ जो नीति बनाई गई, अर्थात राज्य की नीति निर्देशक जो तत्व बनाए गए हैं वो हर व्यक्ति के लिए समान है। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं वो समान व्यक्ति के लिए, सभी व्यक्ति के लिए एक से। इसके लिए भारतीय संविधान के जो 4था भाग है उसमें शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इन्हें राज्य की नीति निर्धारण करने वाले निर्देशक तत्व भी कहते हैं। ये तत्व आधुनिक प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। नीति निर्देशक तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा इसको परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है, और ये तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। इन तत्वों के माध्यम से भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रयास किया गया है। ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आ जाते हैं सार्वभौम व्यस्तता, मतलब हर व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से, हर जो व्यक्ति है उसको क्या है, सार्वभौम, मतलब हर व्यक्ति व्यस्त, जो सार्वभौम व्यस्त मतलब हर जो व्यस्त व्यक्ति है उसको 18 साल के बाद में जो व्यक्ति व्यस्त हो जाता है तो उसको वोट देने का अधिकार है, बशर्ते वह पागल या दिवालिया ना हो। यदि वो सामान्य नागरिक है, भारत का नागरिक है, और भारत की जो वोटर लिस्ट में उसका नाम आ रहा है, पागल या दिवालिया नहीं है, और 18 साल की उम्र पार कर चुका है, तो उसको वोट देने का अधिकार है। प्रत्येक वोट जो है वो समान, मतलब अधिक वो रखते हैं, मान्यता रखते हैं, चाहे वो किसी एक बच्चे का वोट हो 18 साल की या किसी वृद्ध का वोट हो, सभी वोट में समान, मतलब उसका जो वो दिया गया है, मान्यता दी गई है। ऐसा नहीं कि किसी के वोट की मूल्य ज़्यादा हो, किसी का कम हो, ऐसा नहीं है। तो ये हमारे जो है प्रमुख भारतीय संविधान की विशेषता है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आपको 9th में भी है, 10th में भी है, 6, 7, 8 से हम ये पढ़ते आ रहे हैं। भारतीय संविधान क्या होता है, मौलिक अधिकार इसी के अंतर्गत आते, कर्तव्य जो हमने पढ़े हैं। और एक बार फिर से देख लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला, लिखित एवं विस्तृत संविधान। दूसरा, कठोर एवं
लचीलेपन का सम्मिश्रण कठोर भी है और उतना ही लचीला भी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है और संसदीय शासन प्रणाली हमारे लागू की गई है और संघात्मक शासन व्यवस्था अलग अलग संघ बने हुए हैं। मतलब राज्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष है। नागरिकों के लिए जो 6 मौलिक अधिकार और 11 मूल कर्तव्य बनाए गए हैं। स्वच्छता रखना है हमको इसके अंतर्गत कर्तव्य में, और राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वो सभी के लिए लागू होते हैं और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता नीति निर्देशक तत्वों को। और सार्वभौम वयस्क अधिकार, मतलब वयस्कता 18 साल के होने पर हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार प्राप्त है। शासन द्वारा इसमें किसी प्रकार की भेदभाव की नीति नहीं अपनाई गई है। तो ये आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे तरह से लिख लीजिए कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। सभी लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। बहुत ही आईएमपी है, ये आपको आगे भी आएगा परीक्षा में, इसलिए अभी से इसको याद करना शुरू कर दीजिए। लिखित ये विस्तृत संविधान, कठोर व लचीलेपन का सम्मिश्रण, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य, संसदीय शासन प्रणाली, संघात्मक शासन व्यवस्था, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार व कर्तव्य, राज्यों के नीति निर्देशक तत्व जो चेंज नहीं होंगे, और सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अब आगे का हम इसके बाद देखेंगे क्या है। तो नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में।